खेलते खेलते आपकी इंजरी हुई थी। मेरे लेफ्ट नी में पेन स्टार्ट हो गया। मैचेस खेलते में रनिंग करते हैं, रनिंग नहीं कर पा रहा, अपना नी में पेन बढ़ता चला गया। अब ग्राउंड पर वापस कैसे जाऊंगा, आगे अपना बैटिंग, अपनी फिटनेस, अपने मैचेस करियर को आगे कैसे फ्लो करूंगा। सर के पास थ्रेड्स फिजियो टीम है सर की, जो काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे एडवांस फिजियोथेरेपिस्ट है, सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बढ़ जाते हैं। जो डॉक्टर मनोहर सर हैं वो सर्जरी इस तरीके से करते हैं, मतलब उनके पास इम्प्लांट्स और जो टेक्निक्स हैं बहुत ही एडवांस हैं। प्रोफेशनल अंडर 19 क्रिकेटर हूँ। मुझे करीब खेलते हुए 7-8 ईयर्स हो चुके हैं। मेरे लेफ्ट नी में इंजरी हुई थी। इंडिया में तो क्रिकेट का क्रेज काफ़ी है, जैसे विराट कोहली सर है तो काफ़ी बहुत अच्छा मैच खेला, अच्छा मैच हुआ, तो उन्होंने बस यही मुझे डिस्क्राइब किया कि आप रेस्ट पे जाओ 15-20 डेज। ऐसे करते करते मुझे 3 to 4 मंथ्स हो चुके थे काफ़ी। हर किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि ये इंजरी है क्या। फिर मैंने एक्चुअली सोशल मीडिया पर सर्च किया, फिर देन मैंने डॉक्टर मनोहर सर को देखा। सबसे पहले सर ने मुझे MRI सजेस्ट की। सर ने कहा कि आपका बीच में से नहीं गया, आपका टी-बोन से टीयर हुआ है। एंड देन फिर मेरी सर्जरी हुई, मेरा ACL रिपेयर हुआ। एंड देन सर्जरी के सेकंड डे से ही मेरी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो गई थी। ये भी स्टार्ट होता है, फिजियोथेरेपी स्टार्ट होती है तो लोग उसको बीच में छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि हम चलने लगे तो लोग उसको मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन उसको री इंजरी होने के चांस ज़्यादा। मेरे जब सर्जरी हुआ तो मेरे सर्जरी के बाद तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरी सर्जरी हुई है। पेन बिल्कुल मुझे महसूस नहीं हुआ बिल्कुल भी। गेम तो बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई मेरी, बिल्कुल पहले की तरह। मैं आप ये समझ लीजिए कि मेरा 25% मैं बिल्कुल अपने गेम में वापस आ चुका हूँ। Hello everyone, my name is Dr. Viraj and I'm welcoming you guys on the new series of Beyond the Brace। आज हमारे साथ सौरभ है। बहुत बार हम कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं और सोचते हैं कि हमारे पेशेंट्स के साथ डिस्कस करवाएं। वैसे ही सौरभ भी हमारे पेशेंट रहे हैं और क्रिकेटर भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल डिस्कशन और उनसे जानते हैं कि वो अपने बारे में क्या बताते हैं। सो सौरभ, वेलकम टू द शो। और जानना चाहूँगा कि एज अ प्रोफेशन आप क्या करते हो? हमारे व्यूअर्स को बताओ कि आप क्या खेलते हो और आपके बारे में सर्टेन चीज़ें बताइए। सो लेट्स सी कि व्यूअर को भी जानने का मौका मिले कि कैसे एथलीट्स क्या होते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम सौरभ है और मैं एक प्रोफेशनल अंडर 19 क्रिकेटर हूँ सर। और मुझे कभी 7-8 ईयर्स क्रिकेट खेलते हो गए। और मैं एक फिरोजाबाद यूपी के फिरोजाबाद शहर से आता हूँ। वेल सौरभ, दैट्स रियली ग्रेट। जैसे क्रिकेटर के लिए हमारे इंडिया में तो काफ़ी शोरगुल मचा रहता है और ऐसा होता है कि क्रिकेट तो जैसे कि बाय बर्थ ही सबकी ब्लड में है। एज एन इंडियन तो सब लोग को पता है। तो जैसे कि इवन कल की मैच हुई इंडिया पाकिस्तान, तो व्हाट वाज योर एक्सप्रेशन, कि क्या फीलिंग रही कि इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है, कैसा रहा गेम्स? अगर अपनी तरफ से कुछ ओपिनियन बताना हो तो कौन से प्लेयर ने कैसा खेला है और कौन से प्लेयर ने कहीं कुछ करेक्शंस कर सकते हैं? कुछ अपनी तरफ से कुछ ओपिनियन देना पसंद करोगे तो प्लीज़ बताइए व्यूअर्स को। हाँ, जैसे कि सर आपने कहा कि इंडिया में तो क्रिकेट का क्रेज़ काफ़ी है। यस। हर हर इंसान में, हर इंडिया में, कंट्री में क्रिकेट बहुत है। गली-गली में, ग्राउंड्स में, हर जगह है, सिटी में। तो क्रिकेट इंडिया में इमोशन है, एक तरह से इमोशन है इंडिया में तो। टोटली। और इंडिया पाकिस्तान की आपने जैसे बात की, तो काफ़ी अच्छा रहा मैच। हर कोई फीलिंग एज़ अ क्रिकेटर और इमोशन, हम तो क्रिकेट से जुड़े हैं, तो हमारा तो इमोशन हमेशा क्रिकेट में ही है। और जैसे कि आप, जैसे विराट कोहली सर है, ज़रूर काफ़ी बहुत अच्छा मैच खेला, अच्छा मैच हुआ। जिस तरह से हर कोई चाहता है कि इंडिया प्राउड चीयर करता है इंडिया के लिए कि इंडिया हमेशा आगे जीते, चैंपियन ट्रॉफी में आए, फाइनल खेले, ट्रॉफी उठाए। सो देन जैसे शुभमन गिल, इसमें स्टार प्लेयर रोहित शर्मा, हमारे श्रेयस अय्यर, जितने स्टार प्लेयर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। आई फीलिंग वेल कि हमें बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है कि हम इंडिया से हैं। और एज एन एथलीट, हम क्रिकेटर, मेरा भी यही ड्रीम है कि मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, उनके लिए ऐसे मैचेस खेलूं, आगे कंट्री को मैचेस जिताऊं। और जो मैच था परसों इंडिया पाकिस्तान का, वो बहुत ही अच्छा मैच था, इमोशनल था काफ़ी। और इससे हमें काफ़ी सीखने को मिलता है, जितने क्रिकेटर्स हैं एज एन क्रिकेटर, रोहित शर्मा कैप्टन, विराट कोहली सर काफ़ी। तो एज एन मेरा भी आइडल विराट कोहली हैं। वाह! ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नॉट ओनली इंडिया में बट कहीं न कहीं पाकिस्तान में भी उनके सारों के आइडल्स विराट कोहली रहे। बट जो कि जब से मैंने गेम्स देखी है मेरे चाइल्डहुड में, मैंने तो सचिन तेंदुलकर को देखता रहा हूँ। और इनफैक्ट उन्होंने भी काफ़ी एज़ ही इज़ अ लेजेंड, मीन्स जी। उनके बारे में तो कोई क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि जैसे विराट कोहली के बारे में अप्रिसिएशन होती है, बट पीपल टेक एग्जांपल ऑफ सचिन तेंदुलकर दैट उन्होंने कैसे अपनी आप को ग्रो किया है क्रिकेट में। वेल, हैविंग सेड दैट, जैसे कि आपने एक बात बताई यहाँ मुझे कि आपका ड्रीम है इंडिया के लिए खेलना, लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हो जाती है जो ड्रीम्स
को रुकावट लाती है? जैसे मैंने हर बार नोटिस किया है कि इंजरी होना या फिर कहीं न कहीं फ़ॉर्म का डिस्टर्ब हो जाना। तो ऐसे आपके केस में क्या हुआ था कि ये चीज़ थोड़ी हर्डल क्रिएट कर रही है या थोड़ी रुकावट आ गई है? ऐसी क्या चीज़ हुई आपके साथ बताइए? सर एक्चुअली मुझे क्रिकेट खेलते हुए 7-8 ईयर्स हो गए हैं, तो जैसे हम एज़ एन एथलीट क्रिकेटर तो हर कोई क्रिकेट में आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहता है। हार्ड वर्किंग डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहता है, सब कुछ करते हैं। सबसे बड़े मेन उसमें जो रुकावट आती है वो ये है कि या तो कोई प्लेयर इंजर्ड है या एज़ क्रिकेटर किसी को चांस नहीं मिलता। छोटे-छोटे से ऐसे उसको नॉलेज नहीं होती क्रिकेट की बेसिक क्या है, आगे उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, चांस कैसे चाहिए। तो ये सब चीज़ सारी काफ़ी इसमें एफर्ट डालती हैं। सबसे मेन तो क्रिकेटर के लिए जो है होता है वो होता है फ़िटनेस है। तो अगर कोई यस, क्रिकेटर अगर वो फ़िट नहीं है तो वो आगे खेल ही नहीं पाएगा। सबसे मेन जो एथलीट या क्रिकेटर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है एवरीवन, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो फ़िटनेस रोल करती है। सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो फ़िटनेस है। अगर कोई प्लेयर सबसे मेन उसको जो रुकावट आती है उसके एज़ अ गेम में, तो वो एक इंजरी है। एग्ज़ैक्टली। अगर उसको कोई गाइडेंस नहीं है, अपनी फ़िटनेस के बारे में, अपनी क्रिकेट स्किल्स के बारे में, ये छोटे-छोटे शहरों पे जैसे क्रिकेट क्लब्स चल रहे हैं जो, वहाँ पे गाइडेंस नहीं है बच्चों को, यस, यस। तो सबसे मेन फैक्टर वो पड़ जाता है। तो मैं भी एक छोटे शहर से आता हूँ, वहाँ पे भी, तो इन्हीं चीज़ों की मैं कोचेस हो गए हमारे या फिर फ़िटनेस ट्रेनर्स हो गए, तो वहाँ ये इस चीज़ की ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। सो यस, ये जो चीज़ आपने बताई वो तो डेफ़िनेटली एक ग्रोइंग कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम हमारी जो कंट्री है वो क्रिकेट की एक ऐसी कंट्री है जो डेवलपिंग कंट्री नहीं है, डेवलप्ड कंट्री है क्रिकेट में। सो जैसे आपने बताया कि इंजरी, सो क्या इंजरी हुई थी आपको? जब भी आप खेल रहे थे तो आपकी पोज़ीशन क्या थी? वो कौन-सी पोज़ीशन में खेलते-खेलते आपकी इंजरी हुई थी? और आपको कैसे पता चला और कैसे आपने ये सब चीज़ के साथ डील किया? इंजरी सर आज से मुझे अगर 1 ईयर हो गया इंजरी को, तो वैसे जब मेरे इंजरी हुई थी तो मुझे इंजरी मेरी हुई थी फ़िटनेस करते हुए, मैचेस खेलते हुए हुई है। या ना मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या मैं रनिंग करते में या मैचेस खेलते में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ किसी भी तरह से, या मेरा नी ट्विस्ट नहीं हुआ। लेफ्ट नी में हुई थी मेरे, तो मेरा नी ट्विस्ट नहीं या कोई ऐसा कोई मेजर इंजरी नहीं हुई थी। लेकिन जब मेरे पेन स्टार्ट हो गया, मेरे लेफ्ट नी में पेन स्टार्ट हो गया मैचेस खेलते में, रनिंग करते में, मेरा रनिंग नहीं कर पा रहा अपना। बैटिंग में एज़ अ बैट्समैन ना, ओपनर एक लेफ्टी बैट्समैन हूँ। तो जब मैं बैटिंग करने लगा तो मेरा नी में पेन बढ़ता चला गया। पेन बढ़ना चला गया, फिर मैंने अपने यहाँ ऑर्थोपेडिक्स को सजेस्ट किया, ऑर्थोपेडिक्स पे गया मैं डॉक्टर्स पे। तो उन्होंने बस यही मुझे डिस्क्राइब किया कि आप रेस्ट पे जाओ 15-20 डेज़, मेडिसिन उन्होंने बस डाला। ऐसे करते-करते मैंने काफ़ी सारे ऑर्थोपेडिक्स चेंज हुए मेरे। किसी ने कहा 50 डेज़, 20 डेज़, फिर मैंने चेंज करा। मुझे ऐसे करते-करते मुझे 3 टू 4 मंथ्स हो चुके थे काफ़ी। जिसमें वजह से मेरा गेम बैक मैं अपने गेम में बैक नहीं हो पा रहा था वापस से, अपनी बैटिंग में एज़ अ बैट्समैन। तो बैटिंग में कॉम्प्लिकेशंस आने लगे थे, मैं अपनी बैटिंग नहीं कर पा रहा था, अपनी फ़िटनेस जो मैं फ़िटनेस करता हूँ, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बैक अपने गेम में बैक हो गया था मैं। फिर देन करते-करते फिर मैंने फ़िज़ियोथेरेपी स्टार्ट की। मुझे पता चला कि फ़िज़ियोथेरेपी जो होती है, तो मैंने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से स्टार्ट करा। वहाँ पे भी मैंने फ़िज़ियोथेरेपी कराई। तो मेरा नी मतलब मुझे जो पेन, जो स्वेलिंग उसमें आ गई थी, वो बिल्कुल भी उसमें रिकवरी, रिपेयर कुछ नहीं हुआ मुझे। काफ़ी ऐसे करके टाइम हो चुका था। फिर देन आगे फिर मैं ऐसे बढ़ा, काफ़ी टाइम हो चुका था मुझे। सौरभ, यहाँ ना एक हमारे व्यूअर्स को मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे सौरभ जी बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि काफ़ी उनको कोई ऐसे पर्टिकुलर ट्विस्ट इंजरी नहीं हुई थी। सो बहुत सारे लोगों को डाउट भी होता है कि लिगामेंट टूटने का रीज़न सिर्फ एक ट्विस्टिंग इंजरी होना या रॉन्ग इम्पैक्शन होना या फिर कहीं ग्राउंड पे खेलते-खेलते गिर जाना। सो यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये बात है कि ओवर यूज़, स्पोर्ट्स इंजरी ज़्यादातर ओवर यूज़ होती है। क्योंकि हम हमारी एथलेटिक्स लेवल इतना आगे बढ़ा दे रहे हैं कि हमारे लिगामेंट पे वो एक लेवल का स्ट्रेस बढ़ता है। फिर जब हम लोग खेलते हैं या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं, तो वो इतनी इंटेंस होती है, कभी-कभी वो हमारे बस में नहीं होती और आउट ऑफ द फ़ोकस जाके, आउट ऑफ द स्ट्रेस जाके जब वो लोड पड़ता है लिगामेंट पे, तब जाके वो इंजरी होती है। सो स्पोर्ट्स इंजरी मेजरली ओवर यूज़ इंजरीज़ में भी आती है। सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज़्ड गाइज़ विद दिस कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्विस्ट होने की वजह से या सिर्फ़ और सिर्फ़ हाइपर एक्सटेंशन होने की वजह से इंजरी हो सकती है। बट यहाँ सौरभ जी ने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए रखा है कि ओ स्पोर्ट्स में इंजरी एक ओवर यूज़ चीज़ की वजह से भी होती है। सो जैसे वो उन्होंने बताया कि ये उनका लाइफ़ का बहुत डिफ़िकल्ट टाइम जा रहा था कि फिज़ियोथेरेपी भी कर रहे थे और ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी फिज़ि मिले। सो
एक मुझे यहाँ मैं पूछना चाहूँगा कि फिर आपको कैसे पता चला कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो और आपने ऐसा क्या किया कि आपको डॉक्टर मनु बोरा से कॉन्टैक्ट करने का मौका मिला, उनसे बात किया, उनसे अपॉइंटमेंट ली। सो कैसे वो जर्नी कैसे रही, वो बारे में बताइए? सब जब मेरी इंजरी स्टार्ट हुई थी, पेन वेन स्टार्ट हुआ मेरे नी में, जब मैंने अपना बैटिंग भी मुझे ऑफ करना पड़ा, अपना फिटनेस को थोड़ा ऑफ करना पड़ा। मैंने काफ़ी ऑर्थोपेडिक्स वालों, हर किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि ये इंजरी है क्या। एक्चुअली इंजरी जो पेन आपका जो हो रहा है, जो स्वेलिंग आ रही है, वो उसका मेजर रोल है क्या है, किस वजह से है या हुई कैसे है, या उसको गाइडेंस नहीं दी उन्होंने मुझे कि आगे इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ऐसे करते करते मैंने काफ़ी ऑर्थोपेडिक्स चेंज हो गए। उन्होंने कहा रेस्ट करो, 3-4 मुझे करीब 3 to 4 मंथ ऐसे रेस्ट में करते-करते चले गए। अब मैं अपने वापस गेम में जा नहीं पा रहा, ना अपन बैटिंग कर पा रहा, ना अपनी फ़िटनेस में रोल वापस आ पा रहा। फिर मुझे 6th मंथ बाद फिर मैंने कहा कि कोई पेन वगैरह मेरा रिकवर नहीं होगा बिल्कुल भी। ग्राउंड पर कैसे है, मुझे ये फीलिंग आने लगी कि मतलब इस एक्चुअली इंजरी है क्या है? उसका ट्रीटमेंट क्या है? एक्चुअली गाइडेंस किसी ने दी नहीं मुझे। काफ़ी टाइम हो गया, मैं अपने गेम पे वापस बैक टू स्पॉट नहीं हो पा रहा था। टाइम काफ़ी गया, फिर मैंने एक्चुअली सोशल मीडिया पे सर्च किया। काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, देन मैंने और डॉक्टर मनुआ सर को देखा। देन उसकी वेबसाइट पे, सर की वेबसाइट पे मैं गया। देन सर की मैंने वीडियोस चेक करी। सर की वीडियोस में काफ़ी मुझे एक बात अच्छी लगी, सर ने हमें सर जो सर्जरीज कर रहे हैं बहुत ही एडवांस और टेक्निक बेस पे कर रहे हैं। और सर के रिव्यूज़ भी रहते हैं, काफ़ी एथलीट्स हैं, सर ने उनको सर्जरी की हुई है, फिजियोथेरेपी भी चली सर की। फिर देन मैंने सर से कॉन्टैक्ट किया, और जब मैं सर डॉक्टर मनुआ सर से मिला तो सर ने मेरे नी का एग्ज़ामिन किया। सर ने सबसे पहले सर ने मुझे एमआरआई सजेस्ट की कि आप आओ पहले एमआरआई कराओ। एक्चुअली हम बाहर से तो देख के मिला सकते हैं, लेकिन एमआरआई में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इंजरी है क्या है, एग्ज़ैक्ट आपका जो पेन है वो है किस वजह से है, एग्ज़ैक्टली। स्वेलिंग आ रही है। तो देन मैंने एमआरआई कराई, फिर मैं सर के पास आया। जब सर से मिला, सर ने मेरे एमआरआई चेक की एंड देन मेरे नी का एग्ज़ामिन किया। फिर देन सर ने एग्ज़ामिन करने के बाद सर ने कहा कि आपका जो लिगामेंट है एसीएल, वो आपका टियर हो चुका है हाई ग्रेड में। ऐसे ही मेरा एमआरआई में आया था। तब सर ने फिर ऐसे क्या मेरा नी का एग्ज़ामिन किया, और सर ने फिर एक बेस्ट ट्रीटमेंट करा। सर ने कहा कि आपका जो एसीएल टियर है वो आपकी टिबिया बोन से है। हमारी 2 बोन होती हैं, एक टिबिया एक देन फीमर। परफेक्ट। तो सर ने कहा कि आपका बीच में से नहीं गया, आपका टिबिया बोन से टियर हुआ है, तो आपका जो एसीएल है वो आपका रिपेयर हो जाएगा। देन सर ने मुझे काफ़ी, सर से मिलके मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। एंड देन मुझे समझ में आ गया, सर ने एक गाइडेंस दी मुझे। जी, जी, सर ने एक गाइडेंस दी और सर ने बेस्ट ट्रीटमेंट बताया मुझे। जी। और सर ने सजेस्ट किया, और सर ने कहा कि आप वापस से अपने बैक टू स्पॉट टाइम टू टाइम हो जाएँगे, आप वाह! डोंट फिकर। देन मुझे कॉन्फिडेंस आ गया काफ़ी। ग्रेट। एंड देन फिर सर से मैंने डन हो गया सर्जरी, एंड देन फिर मेरी सर्जरी हुई। मेरा एसीएल रिपेयर हुआ, एंड देन सर्जरी के फर्स्ट सेकंड डे से ही मेरी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो गई थी। सो यहाँ भी एक चीज़ नोटिस करने जैसी है कि सर्जरी एक ऐसा सिचुएशन होती है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसी होती है कि सर्जरी लोगों को नहीं करवानी होती है। डर होता है कि दर्द होगा। तो ये जो सिचुएशन चल आपके साथ लाइफ में जो सिचुएशन चल रही थी वो टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी आपने काफ़ी टाइम गुज़ार चुके हो और एथलीट का मैंने हमेशा नोटिस किया है कि एथलीट्स को स्पोर्ट्स में रिटर्न होना ज़रूरी होता है। कोई भी रिस्की इंजरीज़ और रिपेयर करने में वो लोग प्रेफ़र इसलिए नहीं करते कि गेम खराब ना हो जाए, टाइम चला जाए या टीम में से आउट ना हो जाए। तो वो जो पार्ट था, व मैं इसलिए क्वेश्चन को ज़्यादा एम्फसाइज़ करना पसंद करूँगा कि हमारे व्यूअर्स समझे कि अगर आपको इंजरी हुई है, आप नॉर्मल लाइफ़ भी जी रहे हो, आप एथलीट नहीं हो, तो उसका इम्पोर्टेंस कितना है, उसमें से आप कैसे बाहर आ सकते हो। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ऐसा क्या चीज़ आपने की कि सर्जरी का जब आपने सुना, तो उसको आपने कैसे टैकल किया? जैसे आपने बताया कि सर ने काफ़ी बात किया तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। तो ऐसी क्या बातें थी, इवन एज़ ए आपने भी काफ़ी कॉन्फिडेंट ग्रो हुआ। तो ऐसा क्या आपने किया जिससे हेल्प हुआ आपको सर्जरी तक लेके जाने का, सर्जरी कंप्लीट करके बाहर आने का, और वो शुरुआत के दिन कैसे रहे आपके? एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मैं सर से मिला, तो सर ने एक नॉलेज दी मुझे, काफ़ी सारे। सर ने ये कहा था कि अगर ये आपको थोड़ा लेट हो गया इंजरी में, आपकी जो इंजरी का टाइम है वो काफ़ी लेट हो चुका है। जो आपका एसीएल है वो काफ़ी हाई ग्रेड में जा चुका है, टियर में। तो मेरा हाई काफ़ी, क्योंकि मुझे उठना-बैठना, चलना-फिरना काफ़ी, मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। मुझे चलना, स्टेज जो है, स्टेज चढ़ने में काफ़ी तकलीफ़ थी। फिर देन जब सर से मिलने के बाद, सर से जब बात हुई मेरी, तो हर कोई डरता है, जैसे आपने कहा कि सर्जरीज़ के बाद में हर कोई को डर रहता है मन में कि मतलब आगे क्या होगा, आगे कैसे आप वॉकिंग कैसे करेंगे, और एज़ एन एथलीट कि आगे क्रिकेट में अपना, जैसे मैं क्रिकेटर हूँ, तो आगे क्रिकेट में बैक टू स्पोर्ट्स कैसे जाएँगे, कैसे यस, क्या होगा? यस।
तो सर ने बताया कि आपका जो ACL है, जो रिपेयर हम जो है आपके जो ऑर्थोस्कोपिक से सर्जरी करेंगे। इस तरह से जैसे लोग डरते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सर्जरी से आपको डरना नहीं है। और जो डॉक्टर मनोवरा सर जो सर्जरीज कर रहे हैं, सबसे इस टेक्निक से एडवांस कर रहे हैं। हमारे सबसे पहले तो गाइडेंस होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज़ कॉन्फिडेंस मेरे इस वजह से आया कि जब मैं सर से मिला तो सर ने मुझे एक गाइडेंस दी, एक ट्रू गाइडेंस दी कि आपकी जो इंजरी है वो इस मेजर पॉइंट से हुई है, या ऐसे हुई है वैसे हुई है। अब इसका ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है कि आपको एक आप हमारे पास आए हो, काफ़ी टाइम हो गया आपकी इंजरी को, तो अगर आपका पार्शियल टियर होता है तो हम उसको बिना इंजरी के भी रिकवर कर देते हैं। सर के पास ये भी सारे और टेक्निक्स भी हैं। फिर देन सर से बात करने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, नई-नई चीज़ें पता चली कि इंजरी बाद और ACL मैंने इसका लगा। तो ये सब इसके बाद देन फाइनल जाके जब मैंने सर्जरी के लिए तो हाँ कर दी सर से। सो यहाँ एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आपका माइंड स्टेटस क्या था? सर्जरी हो गई है, आप बेड पे हो, आपको पता है आपकी सर्जरी हो गई है, आप बेड पे हो, आने वाले दिन को आपको निकालना है, आपको पता है, आपको गाइडेंस तो मिल गई है, लेकिन आपके माइंड के साथ आपने ऐसा क्या फ़ाइट किया जिससे आपको एक मोटिवेशन मिला? वो क्या था? देन जैसे मेरे सर्जरी डन हुई मेरी, देन फर्स्ट जब मैं सर्जरी डन हुई तो माइंड में ये था कि मतलब अब ग्राउंड पर वापस कैसे जाऊँगा, आगे आगे अपना बैटिंग, अपनी फिटनेस, अपने मैचेस, करियर को आगे कैसे एक्सप्लोर करूँगा। देन सर्जरी ऐड होने के बाद सर ने मुझसे बात की, सर मुझसे मिलने आए। सर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, सर ने कहा कि आपको कहते हैं कोई भी आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वो है। अपने माइंड में किसी भी तरह का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे सर के पास, और एक बात बताऊँ तो सर के पास थ्रेड्स फिजियो टीम है सर की, यस। जो काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे एडवांस फिजियोथेरेपिस्ट है, सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं। देन सर ने कहा कि आपका रिहैबिलिटेशन स्टार्ट होगा, तो आप जो हैं अपने बैक टू स्पोर्ट में अपने मिनिमम टाइम से आप आ जाएँगे मैक्सिमम टाइम में। देन सो ये बहुत काफ़ी हम लोग डिस्कशन इंटरेस्टिंग लेवल पे लेके जा रहे हैं। यहाँ देखो कि सौरभ जी ये बता रहे हैं कि हम लोग का फर्स्ट डे डिस्कशन हो गया है डॉक्टर के साथ और अभी आगे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने फिजियोथेरेपी पूरी कंप्लीट कर दी है, तो ये जो कंप्लीट फिजियोथेरेपी होती है, क्या होती है? क्योंकि मैं जभी भी ऑनलाइन सेशन लेता हूँ बहुत बार, मैंने नोटिस किया है कि बहुत बार मेरे व्यूअर्स, मेरे पेशेंट्स मुझे ये क्वेश्चंस करते रहते हैं कि फिजियोथेरेपी कर रहे हैं लेकिन फिर भी रेंज ऑफ मोशन क्लियर नहीं हुई है या फिर भी आवाज़ आ रही है, कट-कट करके आवाज़ आ रही है, नी जो अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बना है। तो ये जो इनकम्प्लीट फिजियोथेरेपी और कंप्लीट फिजियोथेरेपी का जो गैप है, वैसे आज आपने कंप्लीट कर दिया है, तो ये जो इनकम्प्लीट और कंप्लीट फिजियोथेरेपी का गैप है, उसको आप कैसे बताओगे अपने व्यूअर्स को कि क्या कैसे करना चाहिए और क्या ज़रूरी है? सर इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में प्लीज़ बताइए? सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी एक बहुत बेस्ट पार्ट है एज एन फिटनेस, एज एन एथलीट या फिर नॉर्मल पीपल के लिए भी। सबसे ज़रूरी है कि फिजियोथेरेपी एक मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जब मेरी सर्जरी हुई तो मैं फर्स्ट डे से ही मेरा फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो गई थी। देन अर्ली, इसमें 3 स्टेज होती हैं एंड सर्जरी के बाद से, अर्ली स्टेज एंड मिड स्टेज एंड लेट स्टेज है। अब 3 तरह का स्टेज होता है। तो जैसे लोग हैं उनको थोड़ा नॉलेज नहीं होती है, उन्होंने जैसे फिजियोथेरेपी सर्जरी जिसके हुआ या जिसकी किसी की भी इंजरी हुई, इंजरी के बाद लोगों को रिहैब स्टार्ट होता है, फिजियोथेरेपी स्टार्ट होती है, तो लोग उसको बीच में छोड़ देते हैं। जैसे अर्ली स्टेज कर दिया, मिड स्टेज कर दिया, तो वो छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि हाँ, हम चलने लगे, अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ गए हम, अब वापस अपने काम में आ गए हैं, तो लोग उसको मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये उन लोगों को, वो सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि जो अपनी फिजियोथेरेपी है उसको एक पूरा लेवल पे करना चाहिए। जो उसके लेवल्स हैं, अर्ली स्टेज, मिड स्टेज एंड लेट स्टेज है। अब अगर वो कंप्लीट नहीं होगा तो वो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में चले तो जाएँगे, लेकिन उसको री-इंजरी होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि लेट स्टेज जो रिहैब होता है वो हमारे नर्व एंडिंग्स, जो हमारी री-इंजरी है उसको मतलब मिनिमाइज़ करता है, बिल्कुल ओवरऑल ख़त्म कर देता है एक तरह से। तो वो सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको जो अपना सेशंस हैं, फिजियोथेरेपी सेशंस हैं, एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो सब आपको कंप्लीट करनी चाहिए। जैसे लोगों को गाइडेंस नहीं होता, वो सोचते हैं कि हम चलने लगे, थोड़ा-सा अपने काम में वॉकिंग, अपने काम में एक्टिविटीज़ में वापस आ गए, तो वो लोग छोड़ देते हैं फिजियोथेरेपीज़। अपनी एक्सरसाइज़ को मिस कर देते हैं, करना छोड़ देते हैं। तो वो सबसे बेस्ट रॉन्ग डिसीजन होता है कि इंसान अपना नॉर्मल पीपल जो भी हैं, एज़ एन एथलीट हमको आपको हमेशा अपना पूरा फिजियोथेरेपी कंप्लीट कराना चाहिए। सो जैसे आपका फिजियोथेरेपी सेशंस चल रहे थे, तो थोड़ा हम लोग को ये भी बताइए कि अर्ली स्टेज रिहैब में जैसे आपकी एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी चालू हुई थी, नॉन वेट बेयरिंग एक्टिविटी थी, पार्शियल वेट बेयरिंग एक्टिविटी थी, तो पेन कैसा रहता था? पेन एक्टिविटी के साथ भी आप
क्योंकि पेन तो होता ही है। लोगों का यही कंप्लेंट है कि सर्जरी से हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि वो पेन होता है और इतना पेन होता है कि हम सह नहीं पाते। तो आपने ऐसा क्या किया? हमारे व्यूअर्स को ऐसा कुछ गाइडेंस बताओ, ऐसा क्या मंत्र लगा दिया कि पहला स्टेज तो आपका कम पेन के साथ निकलता जा रहा था, ऐसा क्या किया आपने? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो डॉक्टर मनोहर सर हैं, वो सर्जरी इस तरीके से करते हैं, मतलब उनके पास इम्प्लांट्स और जो टेक्निक्स हैं बहुत ही एडवांस हैं। मेरे जब सर्जरी हुआ तो मेरे सर्जरी के बाद से मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरी सर्जरी हुई है। पेन तो मेरे बहुत ही मतलब मिनिमम में पेन बिल्कुल मुझे महसूस नहीं हुआ, बिल्कुल भी फील ही नहीं हुआ किसी भी तरह से। मेरे एक्सरसाइज फर्स्ट डे से जो एक्सरसाइज स्टार्ट हुई विदाउट वेट, पहले तो हाई आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज स्टार्ट हुई मेरी अर्ली स्टेज में, तो उसमें ऐसा मुझे कोई मतलब किसी भी तरह की, जैसे मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि आपको किसी भी तरह, अगर आपके पास आपने किसी भी सर्जन से अच्छे सर्जन से बेस्ट सर्जन से सर्जरी कराई है या फिर किसी बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट पे आप हैं, आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, मन में किसी भी तरह का डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप अपने पेन अपने आप को फिट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि सर के पास एक फिजियोथेरेपी एडवांस फिजियोथेरेपी टीम है, तो वो आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सरसाइज कराते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पेन है वो मिनिमम से मिनिमम होता ही नहीं है। मेरे जब एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी तो पेन तो मुझे बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट, पेन ऐसी कोई तकलीफ किसी भी तरह से नहीं आई। दैट्स रियली अमेजिंग कि हम लोग ये चीज़ समझ रहे हैं कि स्टेजेस कैसे निकल रहे हैं। और जैसे अपना मिड स्टेज चालू हो गया, जैसे जिसमें आपने वेट बेयरिंग ले ली और थोड़ा बहुत उठक बैठक की एक्सरसाइज, स्क्वाट्स चालू कर दी, सिंगल लेग मूवमेंट्स चालू कर दी, तो वो आपकी जर्नी कैसी थी कि कैसा आपका मतलब कॉन्फिडेंस तो अच्छा बढ़ ही रहा है, स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, वहाँ से लेके आप एडवांस स्टेज तक, लेट स्टेज तक का आपका जर्नी बताइए? देन अर्ली स्टेज मेरा हुआ जब मैं मिड स्टेज पे आया तो मेरी वॉकिंग स्टार्ट हो चुकी थी। वेरी गुड, फर्स्ट डे आई एम वॉकिंग के मेरे फिजियोथेरेपिस्ट मैम हैं, डॉक्टर सिद्धि मैम हैं। वेरी गुड। देन उनसे मेरा फिजियोथेरेपी सेशन चल रहा था। ऑनलाइन वो मुझे हर वीक ऑनलाइन कनेक्ट करते थे और मंथ में मैं एक बार ऑफलाइन सेशन के लिए आता था, क्योंकि घर मेरा थोड़ा सा दूर है यहाँ से। करेक्ट। और दैन जब मैं मिड स्टेज पे आया तो फर्स्ट टाइम आई वॉकिंग, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आप आटो के सर्जरी के बाद मेरा सर्जरी हुई है, या फिर कोई मन में किसी भी तरह का डर, ऐसा कुछ भी नहीं था। फर्स्ट टाइम आई वॉकिंग, जब मैंने वॉक किया तो कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, किसी भी तरह का कोई पेन नहीं। एंड देन मेरी वॉकिंग स्टार्ट हुई, फिर वेट ट्रेनिंग स्टार्ट हुई मेरी, स्क्वाटिंग लाइक लेग प्रेसेस, लंजेस, साइकिलिंग, एज रनिंग भी मेरी स्टार्ट हुई, जॉगिंग स्टार्ट हो गई। तो ऐसे मुझे कोई डिस्कम्फर्ट, कोई किसी भी तरह का बैलेंस पेन वगैरह किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जो फिजियोथेरेपी सेशन है वो काफ़ी अच्छे चल रहे थे। मैम मुझसे कनेक्ट हो काफ़ी हर वीक कनेक्ट करती थी, मुझसे क्वेश्चन पूछती थी अगर आपको किसी भी तरह का पेन, डिस्कम्फर्ट या कोई किसी भी तरह की परेशानी तो नहीं है। मेरा एकदम बढ़िया अच्छा चल रहा था। गुड, गुड, गुड। सो यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी आपने बताई कि इट्स अ वन ऑन वन डिस्कशन। कभी हम लोग एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते। वैसी बात है कि जितना डेडिकेशन आप दिखा रहे थे, इतना ही डेडिकेशन आपके फिजियोज़ दिखा रहे थे और मैम ने इतनी तरीके से आपको हेल्प की, आप वन ऑन वन डिस्कशन कर रहे हैं। इवन ऑनलाइन होते हुए भी ये जो जर्नी आपने क्रॉस की, ये बहुत ब्यूटीफुली आप लेट स्टेज में एंट्री कर दिए। लेट स्टेज में ऐसी क्या ज अभी जैसे यहाँ हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि अर्ली स्टेज, मिड स्टेज तो सब ठीक है, सब लोग करवाते हैं। लेकिन लेट स्टेज में ऐसा क्या डिफरेंट हो जाता है? ऐसा क्या आप करते हो, जिसकी वज़ह से आपको ये कॉन्फिडेंट आना चालू होता है कि नाउ आई एम रेडी फॉर माय गेम? ये बताइए आप। तो जैसे आपने बताया सर, जो लेटेस्ट स्टेज है वो सबसे बेस्ट पार्ट है। ओवरऑल सर्जरी हमारा जो फिजियोथेरेपी है, सबसे बेस्ट पार्ट है। तो इसमें ना उन्होंने क्या है कि जो मेरे सेशंस थे ना, फर्स्ट सर्जरी के फर्स्ट डे से काफ़ी अच्छे थे। ना मुझे जो मैम है उन्होंने हमेशा मुझसे कनेक्ट रहा है। जब मैं यहाँ पे ऑफलाइन सेशन के लिए आता था तो एक वो टाइम मुझे पीरियड देते थे और हमेशा मेरे साथ मेंटली प्रिपरेशन करते थे कि मैं अपने उस जब मैं अपनी अर्ली लेटेस्ट स्टेज में जाऊँ तो किसी भी तरह की मुझे डिफ़िकल्टी ना हो। तो देन जब मैं मेरे लेट स्टेज रवि स्टार्ट हुआ, देन मैं काफ़ी आ गया चुका था, मेरी स्ट्रेंथ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, मुझे नई नई एक्सरसाइज सीखने को मिली, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आए मुझ में। यस, यस। जो मैं गेम से पहले, इंजरी से पहले अपने था, जिस तरह से मैं अपनी फिटनेस जर्नी मेरी जो थी, बैटिंग जो मेरा क्रिकेट, ओवरऑल क्रिकेट जो थी मेरी, बिल्कुल वैसे ही मेरी क्रिकेट ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। वाह! वाह! रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, स्क्वाटिंग में वेट भी मेरा, वेट ट्रेनिंग में मेरे वेट हैवी मैं वेट उठाने लगा था। ट्रेनिंग, एजिलिटी, चेंज ऑफ डायरेक्शन, तो जैसे जैसे मेरे फिजियोथेरेपी सेशंस आगे बढ़ते गए काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला थ्रेड्स फिजियो से।
सर से भी बीच-बीच में ऑफलाइन आता था, यहाँ पे सेंटर पे तो मैं सर डॉक्टर मुनव्वर सर से भी मिलता था। वाह! देन सर भी मुझे कॉन्फिडेंस देते थे, हमेशा एक कुछ नया ही बताते थे, यस। जिससे मुझे काफ़ी हेल्प होती थी कि अपने ओवरऑल फिज़िकल हेल्थ पे, अपने गेम के लिए, बैक टू स्पोर्ट जाने के लिए। और सारे जैसे फिज़ियोथेरेपिस्ट यहाँ पे डॉक्टर मैम है, सिद्धि मैम है और दशांत सर हैं, जो मेरा लेटेस्ट ईयर चला है उसमें डॉक्टर दशांत सर हैं, तो वो मेरे साथ कनेक्ट हुए। यहाँ आपने जो नाम लिया है ना दशांश जी, ये हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है और ये जो बहुत आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, चीज़ें लोगों को नहीं पता। तो जो हम हमारे सेंटर में ये चीज़ें इम्पोर्टेंटली हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की है, जिसमें हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हमारे पास एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट टीम है और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, जो पूरी लाइन ऑफ एक्शन को कनेक्ट करके पेशेंट को फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे कैसे आगे बढ़ाना है, वो चैनल कंटिन्यू रखते हैं। तो यही सौरभ जी बता रहे हैं कि जो जर्नी उनकी रही है, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ सर्जरी करवाने के बाद फिजियोथेरेपी हुई और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग हुई। सो ये जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है वो एसएनसी कोच है हमारे दशांश जी, और उन्होंने आई एम श्योर उन्होंने वो काफ़ी चीज़ें इनपुट की होगी आपकी एक्सरसाइज में, जो आप जैसे बता रहे हो आपकी गेम। तो अभी बताइए आपकी गेम कैसे चालू है बाय द वे? गेम तो बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई मेरी, बिल्कुल पहले की तरह मैं आप ये समझ लीजिए कि मेरा 90-95% मैं बिल्कुल अपने गेम में वापस आ चुका हूँ, अपने बैक टू स्पोर्ट्स में। फैंटास्टिक। और जो मेरी जर्नी जब जब सर्जरी से लेकर अभी फाइनल स्टेज तक मेरा, मुझे मतलब कभी भी मन में ये फ़ील नहीं आया, डाउट नहीं आया कि मतलब मेरा जो ट्रीटमेंट है या फिर जो मेरा ट्रीटमेंट जो फिज़ियोथेरेपी चल रही है उसमें कोई कमी है या फिर मन में किसी भी तरह का सवाल पैदा नहीं हुआ। ग्रेट। मेरे क्वेश्चंस होते थे तो मैं हमेशा जितने भी क्वेश्चंस होते थे मैं मैम से कनेक्ट होता था ऑनलाइन या ऑफलाइन जब मैं यहाँ पे रहता था। तो मेरे क्वेश्चंस में किसी भी तरह को कोई परेशानी नहीं होती थी। ये कभी फ़ील मुझे ऐसा नहीं हुआ कि जो मेरा ट्रीटमेंट है उसमें कोई कमी है, फिर मैं अपने स्पोर्ट्स में वापस जब जाऊँगा तो किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन ना हो या फिर किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी। दैट जब मैं मेरा मैम से भी और दस से कनेक्ट हुआ तो मेरा और काफ़ी बढ़ गया, एक्सरसाइज़ मेरी बढ़ गई और रनिंग बढ़ गई। मैं काफ़ी सब बिल्कुल अच्छे जैसे पहले अपनी इंजरी से पहले करता था ग्राउंड्स पे अपने मैचेस में, तो मुझे किसी भी तरह की कोई फीलनेस नहीं हुई। कोई परेशानी किसी भी तरह का मतलब माइंड में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया कि हाँ, लगे कि अब ग्राउंड पे कैसा आ गया हूँ, कैसे अपने बैटिंग स्टार्ट करूँगा या मैचेस कैसे ओवरऑल अपना जो काम है वो कैसे स्टार्ट करूँगा। अब जो मेरा अभी इस टाइम पे मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपने गेम के लिए। अब माइंड में कोई भी क्वेश्चंस या कोई मन में डर नहीं है मेरे और फिर ओवरऑल फिज़िकली, मेंटली मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ अपने गेम में वापस बैक टू स्पोर्ट होने के लिए। वाओ! सो सौरभ जी का जो कैरेक्टर है एज़ अ क्रिकेटर भी है एंड एथलीट भी है, तो एक चीज़ हमें यहाँ बहुत सीखने मिलती है इनसे कि आपको डिसिप्लिन रहना है। जितने आप डिसिप्लिन हो, इतने ही आप अपनी चीज़ों को अच्छे से फ़ॉलो करते हो। प्लस ही इज़ अ बिलीवर, उनको अपनी जो भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस पे वो ट्रस्ट करते हैं। तो आई विल ऑलवेज टेल माय व्यूअर्स टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड बी डिसिप्लिन्ड, एंड इट इज़ ऑलवेज वन ऑन वन इंटरैक्शन। आप अपने डॉक्टर्स के साथ, अपने फिजियोस के साथ टाइम दीजिए, बात कीजिए, अपने क्वेश्चंस रखिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि इवन आपके सिली क्वेश्चंस भी रहेंगे, मे बी इट विल बी डिलेड इन आंसर बट इट विल बी ऑलवेज आंसर। एंड जैसे बोलते हैं कि सौरभ जी ने बताया कि अभी कोई वो प्रॉब्लम नहीं आती, वो खेल पाते हैं। सो ही बिलीव्ड इन अस एंड ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ कि मैं कर सकता हूँ, मैं हो सकता है मेरे से। सो जो उन्होंने किया है उसके लिए आई रियली अप्रिशिएट सौरभ जी, आपने बहुत ही अच्छा आपकी जर्नी निकली है। ऑफ कोर्स वो पेनफुल भी होती है, नॉन पेनफुल भी आपने बताई है, बट एज़ अ माइंड उन्होंने काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के, अपने आप को पुश करके आगे बढ़ाया है। सो थैंक यू वंस अगेन सौरभ जी, एंड गॉड ब्लेस यू to help our viewers. And with that respect, I would like to wind up my sessions with Saurabh ji. That we'll again come back on the same thing with different episodes, with different patient. And till that time, stay tuned. God bless you guys.